जय हिंद दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखें, कहाँ कहाँ रेड फ्लैग है, ऐसे देखना है। अभी रिसेंटली तो नहीं, एक सौदा हुआ था हमारा। उसमें क्या हुआ कि भाई बायर एकदम सब किया, प्रोसीजर जो भी होता है लेने गए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सब हो गया, स्टैम्प ड्यूटी पे हो गई, ये सेलर आ गया। सेलर के वाइफ भी को अप्लीकेंट थी, वो दोनों को आना चाहिए था। तो मेन अप्लीकेंट तो आ गया, वो आए नहीं और टाइम लगते जा रहा है। फिर ये इधर उधर फ़ोन घुमा रहा है। मुझे सोचा चक्कर क्या है, 1 घंटा हो गया, इसको पसीने आ रहे हैं, ठंडी में भी पसीने। मैंने कहा क्या है, बोला सनत मेरा थोड़ा सा इशू है। मैंने कहा क्या हो गया सर? अभी बायर ने सब पे कर दिया है भाई, TDS स्टैम्प ड्यूटी आके सब खड़ा है अभी। मैं तो गया काम से, अगर कुछ इश्यू है सब टाइम पे, बोला कुछ कर ही नहीं सकते। और बाहर तिलक उलक लगा के पूजा पाठ करके या मुहूर्त देख के रजिस्ट्रेशन का टाइम रखा है। बोल रहा है कि मेरी ना डिवोर्स का केस है, सेपरेशन का चल रहा है, तो वाइफ एग्री नहीं हो रही है साइन करने को। वो बोल रही है मेरे को इतना पैसा चाहिए, ये है, तो वही मैं फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कहा सर अभी तो गए काम से, ये बताऊँगा तो बायर को तो एकदम टेंशन ही आ जाएगा, ये क्या है, अभी होगा क्या? सब गवर्नमेंट को चले गए पैसे, हम एकदम साइन करने को बैठे हुए, अपना नंबर आ गया है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास। मैंने बोला सर देखो क्या है। फिर इसने जो भी है, जो भी इनका सेट हुआ था ना समझौता, उसमें भी 10-20 लाख बढ़ा के लिए। वाइफ ने तो एग्री एग्री वगैरह हुई, फिर भी गुस्से में आई कैसे तो भी। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि आप एकदम बिंदास एकदम भगाओगे ना गाड़ी, तो कोई लफड़ा हो गया तो कहीं के नहीं बचोगे। तो घर लेने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट पूरा चेक करो, उस पर अगर 2 लोगों के नाम है दोनों से बात करो, या सामने बैठ के मीटिंग करो, या मेल पे उनका कंसेंट लेना चाहिए कि क्या है सब। इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ के कि कौन है, वाइफ भी होती तो थोड़ा सा ये वो ऐसे ना, सब माहिती निकाल के करो। चाहे कोई एजेंट सुन रहा हो चाहे, तो ये बहुत डेंजर। अभी सिमिलर केस दूसरा भी एक हमारा फंस गया है, थोड़ा सा हटके। पर वो क्योंकि अभी ट्रांजेक्शन ऑन है तो मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ किसी के बारे में, नहीं तो बोलेंगे कि क्या है हमारी पर्सनल बातें। तो आजकल किसका क्या है पता नहीं है, तो जो पेपर पे हैं वो सामने हैं, तो उनसे बैठ के बात करके ही करो। प्रॉपर्टी में बहुत बड़े बड़े कांड हुए रहते हैं, घर में उनके क्या इशू चालू है हमको नहीं पता है। स्पेशली आपको अगर कोई मान लो मार्केट में 2 करोड़ की चीज़ है और ये एक 50-60 में बेच रहा है, तुरंत समझ जाओ कुछ तो झोल है। कम में आया तो ज़्यादा मैं डाउट करता हूँ, एक बार ज़्यादा मांग रहा है समझ में आता है, हर एक जो सेलर है वो ज़्यादा चाहता है। ये इतना कम में और ऐसे दे रहा है, मतलब कुछ तो है सब। मतलब थोड़ा सा ना एक लॉयर को लगाओ उल्टा। मैं ये केस में भी बचा कैसे, वो भी मैं ये डील होने के बाद जरूर आपको डिस्क्लोज कर, और सब पर्सनल, ये कहीं गूगल पे नहीं मिलने वाला है। अनुभव वाली बातें बताऊंगा, बहुत बच जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान कर लो। दूसरा ध्यान क्या कर लो, एक ये समझ लिया पेपर पे सारे लोगों को मिला। ये आजकल के जो बेच रहे हैं फ्लैट, ज़्यादातर लोग पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, ये जो मेट्रोज हैं, यहाँ पे क्या होता है कि NRI लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वो बाहर रहते हैं। NRI कौन होता है? 6 महीने से ज़्यादा, 180 डेज से ज़्यादा अगर बाहर है इंडिया के, तो NRI कंसिडर करते हैं। अब ये लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बट प्रॉपर्टी जब सेल करने जाएंगे तो इंडिया में ऐसा है कि अगर इंडियन है कोई और 50 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन है, तो वो 1% TDS बायर की लाइबिलिटी है, बायर को डिडक्ट करके देना है पैसा। समझो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख रुपए कट करके TDS भरेंगे, ऑनलाइन हो जाता है या CA को आप देते हो, सिंपल। पर यही केस अगर NRI है तो वो 12.5%, 20%, ये CA से चेक करो, इनके कानून बदलते रहते हैं, वो मैं उसका नहीं हूं। पर वो केस में बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, तो वो ज्यादा अमाउंट होता है तो कई बार वो NRI बताएगा ही नहीं आपको। वो बोलेगा कि मेरे पास, मैं ना पापा को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, वो साइन करेंगे, मैं तो इंडियन ही हूं, बोल देगा। उसका क्या जाता है, उसको तो 10-20 लाख बच रहे हैं रुपए। तो वो ऐसे पार्टी को देखते रहते हैं, उनको मालूम पड़ गया है कि ये केस है, तो जो ये नहीं जानता कि NRI का क्या केस रहता है, क्योंकि ये बायर को बाद में लीगल नोटिस आता है, और जब भी आप डिफॉल्ट करते हो टैक्स वगैरह का ना, मेनी टाइम्स फाइन करते हैं। आप गूगल करके देख लो, प्रॉपर्टी टैक्स या TDS ऑन NRI, ये वो सब आ जाएगा, और अपने CA को पूछ लो। अब कोई बोल रहा नहीं बाबा मैं तो घूमने गया हूँ, वैकेशन पे हूँ, बस ऐसा है, तो बोलना आपके CA से
वर्बल कुछ नहीं चलता, बाद में वर्बल आप बोलोगे वो मुकर जाएगा। सीए से लेटर हेड पे बोलो कि लिख के देवे कि ये इंडियन सिटीजन है, एनआरआई नहीं है, जो भी आप चाहिए ऐसा मेक श्योर, नहीं तो ये बड़ा बहुत पैसे का हो जाएगा इशू। अभी इसमें भी क्या होता है कि लोग जब खरीदते हैं प्रॉपर्टी वगैरह तो पापा को अपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, या वो भी कोऑप्लिकेंट होते हैं, तो फिर वो एक आदमी इंडियन बन जाएगा कि मैं तो यार यहाँ पे हूँ, ऐसा भी खेला होता है। तो दोनों से ये चेक करो, इंडियन हो क्या। कोई भी अगर लगे बाहर है, भले वो बोल रहा है वेकेशन पे, तो बोलना बाद में कर लेंगे, आप आ जाओ तब रजिस्ट्री, है ना। तो ये डबल चेक करना जरूरी है। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी का भी आप ब्लड रिलेशन में ही खाली दे सकते हो, मतलब मैं मेरे बेटे को दे सकता हूँ, वाइफ को दे सकता हूँ, पर ऐसे नहीं कि पहले ऐसा चलता था ब्रोकर को भी दे दो पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई भी XYZ को दे दो। फिर सुप्रीम इसमें सबसे ज्यादा लोचा होता है, प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी लोग ले लेते थे और 10 बार बेच रहे हैं चीजों को। अभी वो खाली ब्लड रिलेशन वाला ही करेगा, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो भी होगी रजिस्टर्ड रहेगी वहां US एम्बेसी में, या जो भी कंट्री में हो आदमी है। वो एक देखो कि बेटर डील है कि भाई सामने सामने वो जिसका ओनर है वो आए और वो सौदा करे। ऐसा गलत नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी है तो वो सारा डबल चेक करो, लॉयर को बोलो कि इसमें जो भी है प्रिकॉशन वो ले लेवे तो अच्छा रहेगा, कोई और को तो नहीं। क्योंकि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी का भी अगर कोई बंदा नहीं आ सकता तो दूसरा भी एक तरीका रहता है, वो यहां से सारे पेपर डॉक्यूमेंट जाते हैं, जो भी कंट्री में है उसको हम कुरियर करते हैं, पूरा वो जो ग्रीन रहता है ना बटर पेपर, उसके ऊपर सब रख के कि यहाँ साइन करके भेजे। खाली वो जहाँ हवेली या रजिस्टर ऑफिस रहता है वहां पे जाके रिप्रेजेंट करने के लिए एक आदमी खड़ा हो सकता है, फिर वो ब्लड रिलेशन में नहीं रहा तब भी चलेगा। तो वो भी एक तरीका है। ज्यादा अगर डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर है 8888588284, उस पर कॉन्टेक्ट करना तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज है ध्यान रखना। अभी समझो सेल हो रहा है रिसेल का, तो बहुत आप लोग जिंदगी में 1-2 बार आदमी सौदा करता है, 50 बार तो रोज का है नहीं, तो कौन क्या चार्जेस भरेगा। तो सौदा हो गया, एक फिक्स अमाउंट हो गई, मान लो 1 करोड़ का डील है, अभी मैं पुणे की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 7% रहती है जो बायर भरता है। अगर वो खाली अकेली लेडी सिंगल के नाम पर है तो 1% का एग्जम्पशन है, फिर वो 6% लगेगा। वो चेक कर लेना फिर भी अपने लॉयर को, मैं ऐसा बता रहा हूँ जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। 30,000 रजिस्ट्रेशन का, या तो 1%, या मान लो 25 लाख की प्रॉपर्टी है तब कितना 25,000 रहेगा, बट 30 लाख या उसके ऊपर कोई भी अमाउंट रहे 1% लगेगा। तो ज्यादातर केसेस में ये 30,000 इसलिए रजिस्ट्रेशन का लगता है, ये भी बायर देगा। उसके बाद सोसाइटी ट्रांसफर के चार्जेस आते हैं 25,000 जो कि ऑथराइज है, पर अगर बिल्डर से कोई सोसाइटी लेने जाता है, बिल्डर से एनओसी वगैरह लेने जाते हैं, एनओसी लगती है बैंक लोन में, तो बिल्डर तो कुछ भी चार्ज कर रहा है, पर कानूनन अगर आप उसको बोलोगे तो 25,000 से ज्यादा नहीं ले सकता, और जो भी उसके चार्जेस रहेंगे तो जो है वो हाफ हाफ देना रहता है बायर और सेलर को, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, लीगल, बायर लॉयर की फीस देगा जो 10, 12, 15,000, अगर वो एग्रीमेंट टू सेल, डीड ऑफ असाइनमेंट 2 बार करता है तो, नहीं तो 10-12 हजार में 1 बार करता है तो ये, क्योंकि हो सकता है एमओयू करे, फिर एग्रीमेंट टू सेल करे, डीड ऑफ असाइनमेंट करे, तो ये उसके चार्ज रहते हैं, ये बायर पे करता है। जितने भी सोसाइटी के ड्यूज हैं, मेंटेनेंस हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, लाइट बिल हो गया, और भी कुछ है, समझो गैस सेंट्रलाइज थी या वो टाटा डिश का कनेक्शन था, तो वो जितने भी हैं अपने सारे बिल जब तक रजिस्टर मतलब क्रेडिट नहीं होता वो टाइम तक का उसने पे करना है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स भी रहता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स का सीन ऐसा है कि वो एडवांस में भरा जाता है, मार्च में बिल आएगा, मतलब 1-2 महीने में आ जाता है, ये अगले साल का प्रॉपर्टी टैक्स हमेशा एडवांस में पे करते हैं, तो वो कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखने के लिए इजी हो जाएगा। तो जो बेसिक कॉस्ट है उसके ऊपर ये सारे खर्चे भी आते हैं, स्टैम्प ड्यूटी का, रजिस्ट्रेशन का, लीगल लॉयर का चार्जेस, प्लस एनओसी का चार्जेस। उसके बाद अगर आप ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो तो जो है आपका आप उसका भी रहता है चार्ज, तो वो बात है। और डायरेक्ट हो रहे हो तो ये सारे चार्जेस रहते हैं। तो सेलर अपना जो भी है ड्यूज कुछ भी है वो क्लियर करके देगा।
अब जो भी प्रॉपर्टी है उस पर 1% TDS डिडक्ट करके बायर ने पेमेंट करना है। जैसे बताया था 1 करोड़ पे 1 लाख होता है, ये 50 लाख के ऊपर के लिए ये कानून है, तो वो ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि पूरा पेमेंट कर दिया 1 करोड़ में सौदा हुआ था, क्योंकि ये बायर की लायबिलिटी है कि वो डिडक्ट करे, उसके लिए टैन नंबर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर NRI का आप टैक्स काटने जा रहे हो तो उसके लिए टैन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और NRI कोई है तो हो सकता है वो इतना ज़्यादा टैक्स ना भर के जो भी है वो LTD लोअर टैक्स डिडक्शन मतलब एग्जेम्पशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वो जो भी है 20 दिन 1 महीना टाइम लगता है। इसमें से किसी भी काम के लिए अगर कोई पुणे में है, हेल्प चाहिए, तो मैंने नंबर बताया था उस पर कॉन्टेक्ट करें। अभी एक में ही सारी जानकारी नहीं देंगे, पर आपको कोई भी किसी तरह की भी आस्क एनीथिंग और डीप में एकदम डिटेल में नॉलेज है, आप मेरे साथ आके पर्सनली मिल भी सकते हो, फोन पे भी मैं कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।